नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से यूपी की राजनीति से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां रविवार सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपको बता दें, राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और अब ये कयास लगने लगे हैं कि रविवार को ही नए मंत्रिमंडल की सूची जारी कर दी जाएगी। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, जहां रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से आई इस जानकारी के मुताबिक इस मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को जगह मिल सकती है। रविवार सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। इस दौरान 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को जगह मिलने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और अब ये उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओपी राजभर बीते कई महीनों से खुद के मंत्री बनने की तमाम बार बयान दे चुके हैं और ओपी राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान का नाम भी इस नए मंत्रिमंडल की सूची में हो सकता है। बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल से सीएम योगी मुलाकात करने पहुंचे और उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या उम्मीदें हैं? कौन कौन से मंत्रियों का, कौन कौन से नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है? देखिए किरण, दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में जो गहन मंथन का दौर चला है उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया था कि वो होली तभी मनाएंगे जब उनको राजकाज मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक दबाव की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। उधर राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो बातचीत हुई थी, जिसके तहत एनडीए का उन्होंने समर्थन किया है राष्ट्रीय लोकदल ने, जयंत चौधरी ने, उसमें भी ये बात तय हो गई थी कि 2 मंत्री उनके कोटे से होने हैं और एक सुभाषपा और दारा सिंह चौहान को लेकर के जिनको एमएलसी बनाया था पार्टी ने, और ये चुनाव भी लड़े थे। हालांकि ये चुनाव में उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये माना जा रहा था कि उनको भी मंत्री पद से नवाजा जाएगा। अब ये कवायद तेज हो गई है, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जो मुलाकात की है, माना यह जा रहा है कि वो संभवतः इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उनसे चर्चा की। हालांकि अभी औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से कोई प्रेस विज्ञप्ति या कोई भी इस तरह का बयान देखने को नहीं मिला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से लगातार दबाव राष्ट्रीय लोकदल की ओर से, सुभाषपा की ओर से और दारा सिंह चौहान का एक लंबा इंतजार रहा है, उसके बाद अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। नाम को लेकर के निश्चित तौर पर देखने वाली बात होती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम तो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ गया है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से कौन से ऐसे 2 व्यक्ति होंगे जिनको एक को कैबिनेट मंत्री और एक को राज्य मंत्री दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है, उनका नाम सामने आता है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात इस सिलसिले में हो चुकी है। संजय जी, बताया जा रहा है कि आरएलडी के भी किसी विधायक या नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, तो क्या किसी भी तरह के नाम का कोई अंदाजा लगाया जा रहा है? कोई भी नाम खुलकर सामने आ पा रहे हैं क्या? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जयंत चौधरी बिल्कुल फैसला लेने में ऐसे होते हैं कि वो बातें लीक आउट नहीं हो पाती हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि वरिष्ठ 2 जो विधायक हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि नामों को लेकर हम बहुत जल्द प्राइम टीवी के जरिए घोषणा कर देंगे कि कौन कौन से विधायक कैबिनेट मंत्री और कौन से राज्य मंत्री पद से नवाजे जाने हैं। लेकिन फिलहाल नामों को लेकर के अभी कयास लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये राजकाज का मामला है और जल्दी हमारे सूत्र इस बात की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे और हम दर्शकों तक ये बात बताने की कोशिश करेंगे। संजय जी, देखिए, एक और इलेक्शन कमीशन यूपी दौरे पर है। राजधानी लखनऊ में 2 दिन की बैठक हो चुकी है, आज भी बैठक जारी थी। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा आज ही हुई, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले, अगर ये तारीख से पहले ये ऐलान ना होता, तो क्या ये जो दूसरी पार्टीज हैं एनडीए गठबंधन को धोखा दे सकती थी? नहीं, देखिए, धोखा देने की बात नहीं है, क्योंकि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए अखिलेश यादव का दरवाजा बंद हो चुका है। लगातार जिस तरह से वो
फायर ब्रांड तरीके से समाजवादी पार्टी और उसकी नीतियों पर हमलावर हैं, उसमें कहीं कोई जगह नहीं है। दारा सिंह चौहान तो विधायक ही थे समाजवादी पार्टी का, उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाना है, तो वहां पर वापसी का कोई गुंजाइश नजर नहीं आता है। रही बात बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, अक्सर ओम प्रकाश राजभर बयान देते नजर आते हैं कि मायावती को पीडीओ को प्रधानमंत्री पद घोषित कर देना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो इसके साथ आने को तैयार है, वो भी असंभव है। तो जाहिर सी बात है, एक बात है दबाव की राजनीति है, और राजनीति में जो बातें होती हैं संभवतः उस पर हर कोई अमल करना चाहता है। क्योंकि भाजपा का एक लंबा इंतजार हो गया, लंबे समय से अटकलें लगाई जाती रही कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी मंत्री पद से नवाजा जाएगा, और इसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार हमलावर रहते हैं। अमूमन हर डिबेट में इस बात की चर्चा होती है कि आखिर सुभाषपा को कब मंत्री पद मिलने वाला है। तो ऐसे में लगता है कि एक दबाव की राजनीति का तरीका होता है, जो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि वो होली तभी मनाएंगे जब उनको राजकाज मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के एक दबाव की राजनीति है, और इसके तहत निश्चित तौर पर सीटों का बंटवारा हो ही चुका है। कितने प्रत्याशी किस सियासी दल को दिए जाने हैं लोकसभा में, ये भी लगभग दिल्ली फार्मूले में तय हो चुका है। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी संभवतः केंद्रीय आला कमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निर्देश दे दिया होगा। हालांकि फैसला तो सरकार को ही लेना होता है, सरकार के मुखिया को लेना होता है। आज राजभवन में जो आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत हुई है, उसमें संभवतः इन नामों पर चर्चा हो गई होगी, और देर शाम तक वो नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन मंत्री पद से नवाजे जाएंगे। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रविवार को हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। हालांकि आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से इसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जी जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में यूपी में सभी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा प्रदेश में सहयोगी दलों को 6 सीटें दे सकती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, और इसमें चर्चा भी काफी देर तक चली। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी अखाड़े में होंगे। फिरोजाबाद के थाना एका के फरीदा मोड़ पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में वसीम और पिंटोली नाम के बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वसीम पर सरकारी कार्य करने के लिए गई पुलिस पार्टी के ऊपर हमला बोलने का आरोप लगा है, जिसके चलते पुलिस लगातार वसीम की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं देर रात हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार किया है। देखिए, आज रात्रि लगभग 12:50 के आसपास सीओ जसराना और एसओ एका की टीम फरीदा कट पे चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे 2 आदमी सवार दिखे, उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। संदिग्ध दिख रहे थे। ये लोग वहाँ पर रुके नहीं, और ये लोग फरीदा कट से इधर इस रोड पे जहाँ पे हम सब खड़े हैं, इस रोड की तरफ भागे। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी हुई। इन लोगों ने हमारे पुलिस टीम पे अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। ये दोनों घायल हुए, और उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इन लोगों के पोजीशन से 2 असलहे बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है। एक का नाम वसीम है, दूसरे का नाम पिंटोली है। ये बड़ा खेरिया के रहने वाले हैं, थाना एका के ही। बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है, और इसमें जो अभी घटना घटी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को पीछे से गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने के बाद लहूलुहान हालात में सड़क पर पड़े हुए युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक 29 फरवरी 2024 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में के जलाली चौकी क्षेत्र के पास पनेठी के निकट
एक घटना की सूचना प्राप्त हुई और उसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि बाइक से जो है जा रहा था, उसको दो व्यक्तियों द्वारा रास्ते में बाइक से रोक करके गोली मार दी गई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जो घायल है उसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी रास्ते की जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे जो भी साक्षी रास्ते के हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। बहुत ही शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो शीघ्र अमल में लाई जाएगी। मथुरा में एसओजी और मांड थाना पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के राधारानी अंडरपास के पास से स्कॉर्पियो सवार 2 गांजा तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल तस्करों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों के पास से बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो, 50 किलो गांजा और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली कि गांजा तस्कर मार्ट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर राधारानी अंडरपास से तस्करी के लिए निकले हैं। बुलंदशहर में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। वहीं घायल हालात में युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां नाजुक हालात में डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर का ये पूरा मामला है। आध घंटे पहले ही हम खेत पे से चिनाई चल रही है, हमारी खेत पे से आए थे और हमारा लड़का मोमोज खाने के लिए मंदिर के पास ठेली लगती है वहाँ चला गया था। वहाँ से सोनू और क्या कहते हैं सुनील, इन लोगों ने उसका ठेली पे मोमोज खाते समय मोबाइल चोरी कर लिया। लड़का ने मोबाइल मांगा तो उसे गंदी गंदी गाली देकर और उसके साथ मारपीट करने के बाद जो गंभीर कर दिया है। और इसमें इसके साथ 6-7 लड़के और हैं और मारपीट करने के बाद में तब उसके दूसरे भाई सुनील से मोबाइल बरामद हुआ। मथुरा में फरह कस्बे के शाही सराह में सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी विभागों पर लीपापोती करने का आरोप भी लगा है। आरोप है कि दबंग जमीन को बाउंड्री करके प्लॉटिंग करके कब्जा कर चुके हैं और शिकायत के बावजूद कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। गौरतलब है कि कस्बा फरह के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र शाही सराय में जमीन का जिला पंचायत विभाग ने पट्टा रमेश चंद के नाम आवंटित किया था, लेकिन समय अवधि में नवीनकरण न होने के चलते तत्कालीन जिलाधिकारी सदाकांत मिश्रा ने इस पट्टे को निरस्त कर दिया था। साथ ही इस जमीन को नजूल में शामिल करते हुए जिला पंचायत को सौंप दिया गया, लेकिन अब कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज बनाते हुए जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला पंचायत की नजूल की भूमि है, लगभग 1308 वर्ग खड़ी, और उस पर कुछ भूमाफिया और फर्जी कागजात बनवा करके और उस पर कब्जा कर रहे हैं। उसके संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र किया। अच्छा जी, राजस्व विभाग क्या इसमें कहता है? राजस्व विभाग अभी मेरी जानकारी में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहीं सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे राजस्व अभिलेखों में नहीं है। लेकिन वहीं इसमें एक तत्कालीन डीएम माननीय सदाकांत जी जो थे मथुरा में रहे, उनके द्वारा जारी किया गया एक आदेश भी है जिसमें उस प्लॉट को निरस्त किया गया था कि उन्होंने उसकी जो कंप्लायंस थी वो उन्होंने पूरी नहीं की पट्टा धारक ने, तो उसको निरस्त किया गया था। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के कसघना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब खून से लथपथ एक युवक का शव गेहूं के खेत से बरामद किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का कहना है कि युवक का शव गेहूं के खेत से बरामद हुआ है, जिसके गले पर चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। कल शाम को अपने दूर के रिश्ते में मामा के साथ गए थे और सुबह उनके गांव के पास खेत में उनकी डेड बॉडी पड़ी मिली है। उसके गले में निशान है चोट के। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर आकर के शव कब्जे में लेकर के और मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और आरोपी इनका रिश्तेदार भी दूर का लगता है, सज्जन नाम का व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें निकल चुकी हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।